आरबीआई ने 17 नवंबर को पब्लिकली अनाउंस कर दिया है कि वो लक्ष्मी विलास बैंक का मर्जर करेगी डीबीएस बैंक के साथ। मर्जर से जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो लोगों के मन में है और जिनका आंसर जानना बहुत जरूरी है, तभी क्लैरिटी आएगी। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि आखिर लक्ष्मी विलास बैंक का मर्जर हुआ क्यों, और हुआ तो हुआ, इस मर्जर के बाद शेयर होल्डर्स का क्या होगा। अभी लक्ष्मी विलास बैंक को बाई करना चाहिए या सेल या फिर होल्ड करना चाहिए, और आरबीआई ने डीबीएस बैंक को ही क्यों सेलेक्ट किया मर्जर के लिए। मैंने ऐसा देखा है कि जब भी किसी कंपनी का मर्जर या एक्विजिशन हो रहा होता है तो रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं उसको लेके, और जो कमजोर कंपनी होती है वो उसको खरीदते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जो कमजोर कंपनी होती है उसका शेयर का प्राइस बहुत कम होता है, 10-12 रुपए 20 रुपए। तो वो रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत अट्रैक्ट करता है, और साथ में जब इस तरह की न्यूज आती है तो शेयर का प्राइस और ज्यादा गिरता है, तो रिटेल इन्वेस्टर्स और ज्यादा एक्साइटेड होके उसको खरीदने लगते हैं। तो इसीलिए जब भी ये प्रोसेस हो रहा हो तो जानना जरूरी है कि जिस कंपनी का आप शेयर खरीद रहे हैं उसका एक्विजिशन और मर्जर क्यों हो रहा है, और उसके शेयर खरीद कर आपको फायदा होगा भी कि नहीं होगा। इन्हीं सब सवालों का आंसर मैंने इस वीडियो में दिया है। तो चलिए एक एक करके सभी सवालों का आंसर देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे लक्ष्मी विलास बैंक का शेयर का प्राइस दिखाया है। आज ये करंटली ट्रेड कर रहा है 12.45 के प्राइस पे। 19.94% का डाउनफॉल आया है और लोअर सर्किट पड़ी है। अब जहां तक मेरा ये मानना है कि क्योंकि इसका प्राइस 12 रुपए है और ये और भी ज्यादा गिर गया है, तो अभी रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए होंगे और इसको खरीदने की सोच रहे होंगे। नेक्स्ट चीज जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो ये है कि रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ पे देखिए ऑलरेडी 77.6% खरीद चुके हैं इस बैंक को, और जो बचा हुआ है वो भी धीमे धीमे करके खरीद डालेंगे। यहाँ पे देखिए प्रमोटर्स की होल्डिंग धीमे धीमे कम हो रही है। 2018 में थी 8.8% और अब कम होके हो गई 6.8%। तो मतलब प्रमोटर्स भी धीमे धीमे बेच ही रहे हैं, और जो उनके शेयर हैं उसका 34.9% तो वो प्लेज करके रखे हैं, मतलब गिरवी रखे हैं। ठीक है। दूसरा आप यहाँ पे देखिए म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 2019 और 2020 में जीरो हो गई, मतलब म्यूचुअल फंड तो खरीद ही नहीं रहे हैं, अगर खरीदे रहे भी होंगे तो वो बेच के निकल गए हैं। एफ आई आईज देखिए 16% थे और अभी कितना हो गया, आधा हो गया 8.7%। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि सारे बड़े बड़े लोग बेच के निकल रहे हैं, और खरीद कौन रही है, आम जनता खरीद रही है इसको, पब्लिक खरीद रही है इसे। 77.6% खरीद चुकी है। कुछ दिनों बाद आप देखेंगे यही 80-90% हो जाएगा। अब मैं आपको दूंगा इन दो क्वेश्चंस के आंसर। पहला क्वेश्चन है कि आरबीआई को मर्जर करने की क्या जरूरत पड़ी, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि शेयर होल्डर को क्यों कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि लक्ष्मी विलास बैंक का टोटल शेयर होल्डर फंड जो कि बुक वैल्यू होती है वो है ₹1230 करोड़। टोटल शेयर होल्डर फंड और बुक वैल्यू का यही मतलब है कि जैसे आप शेयर होल्डर हैं, लक्ष्मी विलास बैंक के प्रमोटर्स हैं, तो आप सब मिलके हो गए ओनर। तो जो ओनर का पैसा है लक्ष्मी विलास बैंक के पास वो कितना है, तो वो पैसा है टोटल 1230। तो ये पैसा लक्ष्मी विलास बैंक के रिजर्व्स में है। ठीक है, इक्विटी में है, इक्विटी का पैसा है। और जब हम नेट एनपीए देखते हैं तो इनका नेट एनपीए जो है ₹1387 का है। तो नेट एनपीए जो होता है, तो जैसे ये पैसा है तो इतना जो है बैंक को प्रोविजन फ्यूचर में डिक्लेयर करना पड़ सकता है, हो सकता है अगले क्वार्टर या फिर उसके अगले क्वार्टर। तो यहाँ पे आप देखिए कि इनका नेट एनपीए ज्यादा है इनकी बुक वैल्यू से। तो अगर मानिए ये सारा ही पैसा नहीं मिलता है इस बैंक को, तो ये सारा पैसे का प्रोविजन डिक्लेयर करना पड़ेगा बैंक को। तो बैंक जब प्रोविजन डिक्लेयर करेगी तो बैंक की बुक वैल्यू कितनी हो जाएगी, करंट बुक वैल्यू माइनस नेट एनपीए, देखिए -157 करोड़ की बुक वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे जो आप बुक वैल्यू देख के खुश हो गए थे कि करंट बुक वैल्यू ₹1230, मतलब आपके बैंक के पास इतना पैसा है आपका, लेकिन एक्चुअल में जब आप नेट एनपीए कंसीडर कर रहे हैं तो देखिए बुक वैल्यू नेगेटिव हो जा रही है, -157 करोड़। और एक और पॉइंट की बात बता रहा हूँ, जो भी इस तरह का बैंक होता है जिसका पैसा बर्बाद हो जा रहा होता है, जो कि उल्टे सीधे लोन बांटता है, तो वो जब भी एनपीए दिखाता है ना,
तो बहुत चीजें छुपा के दिखाता है। आप देखना जब भी इसका मर्जर कंप्लीट हो जाएगा ना, तो यहाँ पे जो नेट एनपीए दिख रहा है ना, हो सकता है इसका डबल नेट एनपीए हो जाए। तो ये सब बहुत रिस्क होता है इस तरह की चीजों में। और इतना तो गारंटी कि ये जो एनपीए है वो बहुत कम करके दिखाए हैं, और इतना कम करके दिखाने के बाद भी इनकी एक्चुअल बुक वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो जा रही है जब हम इसको एज अ प्रोविजन डिक्लेयर कर दे रहे हैं। तो आप ये मान के ही चलिए कि जो आपको बैंक के पास ये पैसा दिख रहा है कि इसके पास 1230 करोड़ पड़ा हुआ है, एक्चुअल में इस बैंक के पास कुछ भी पैसा नहीं पड़ा हुआ है। ये बैंक जीरो है, और उल्टा इसके ऊपर कर्जा है, इसको पैसा देना है लोगों को। तो ये जो भी 157 करोड़ का नेगेटिव बुक वैल्यू आ रहा है, अगर ये नेट एनपीए और बढ़ा ना, तो ये माइनस में जो आपको दिख रहा है ये और ज्यादा बढ़ जाएगा। हो सकता है 1000 करोड़ हो जाए, 2000 करोड़ हो जाए। तो ये बढ़ने की चांस ज्यादा दिख रही है। तो असल में जो इसका शेयर का प्राइस 12 रुपए है, शेयर की जो भी वैल्यू है, बैंक की तो वैल्यू जीरो है, जीरो क्या नेगेटिव है, शेयर की वैल्यू जो 12 है वो भी फेक ही है। शेयर की वैल्यू तो नेगेटिव तो जा नहीं सकती है, लेकिन एक्चुअल में 1 या 2 या 0 होनी चाहिए। 12 भी बहुत ज्यादा है। तो आप ऐसा ना समझिए कि शेयर का प्राइस सस्ता है, वो 12 रुपए भी बहुत ज्यादा महंगा ही है। अब यही सब रीजन था कि आरबीआई को मर्जर अनाउंस करना पड़ा, क्योंकि आरबीआई देख रही है कि ऑलरेडी इसकी बुक वैल्यू नेगेटिव होती हुई नजर आ रही है, और आरबीआई को पता है बहुत चीजें ये छुपा के रखे हुए हैं जो कि मर्जर के बाद निकल के आने वाली है। तो बेटर है कि बैंक वहीं का वहीं बर्बाद हो जाए, पहले ही एक्शन ले लो, पहले ही किसी अच्छे बैंक से मर्ज करा दो जिससे बैंक बच जाए। बैंक क्या, हम जैसे कस्टमर जिनका सेविंग अकाउंट या हम एफडी किए हुए हैं, डिपॉजिट किए हुए मनी, वहां पे हमारा पैसा बच पाएगा। तो आरबीआई को क्योंकि भारत की जनता की फिक्र है, इसलिए उसने मर्जर अनाउंस किया है। अब अगला पॉइंट ये है कि देखिए, एक कंपनी होती है तो वो दो तरह से चलती है। एक तो उसके शेयर होल्डर होते हैं, शेयर होल्डर मतलब आप ओनर मान लीजिए, जो उसका ओनर होता है वो। और ओनर को पैसे की कमी पड़ती है तो ओनर जो है कर्जा उठाता है, वो बैंक से उठा सकता है, वो किसी और से भी उठा सकता है। तो अब जैसे लक्ष्मी विलास एक बैंक है, तो बैंक जो कर्जा उठाता है वो कहाँ से उठाता है, वो कर्जा वही है जो पब्लिक का पैसा है सेविंग अकाउंट में, फिक्स डिपॉजिट में। तो वो इनके लिए डेट हो गया। और जो शेयर्स हैं वो इन्वेस्टर्स के होते हैं, प्रमोटर्स के होते हैं, तो वो ओनर का हो जाता है, शेयर वाला जो हिस्सा होता है। तो इसलिए क्या होता है कि जब भी मर्जर या एक्विजिशन होता है, तो प्रायोरिटी हमेशा डेट वालों को दी जाती है। तो मान लीजिए मेरी एक कंपनी है, और मैंने खूब सारा कर्जा ले रखा है बैंक से। अब मेरी कंपनी हो गई बर्बाद, प्रॉफिट ही नहीं दे रही, काफी सालों से लॉस में थी। तो मैंने सोचा कि भाई मेरी कंपनी में तो कुछ बचा ही नहीं है, किसी और को बोलता हूँ कि भाई मुझे खरीद लो, और बदले में मुझे कुछ मत दो, बल्कि बैंक मेरे पीछे पड़े हुए हैं जिनसे मैंने कर्जा लिया था, डेली फोन आता, भाई आप उनका पैसा चुका दो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी कंपनी में तो वैसे भी कुछ बचा नहीं है, बुक वैल्यू नेगेटिव हो चुकी है मेरी कंपनी की। तो आप इतना कर लो और आप मुझे खरीद लो। मुझे खरीदने के बाद आपको जो भी फायदा होता है वो पूरा का पूरा आपका हुआ, मेरा कुछ नहीं हुआ। तो ये जो मैंने अभी पॉइंट बताया है, यही पॉइंट है आंसर इस चीज का कि शेयर होल्डर्स को क्यों कुछ नहीं मिलने वाला है। क्योंकि इस बैंक के पास कुछ बचा ही नहीं है। अगर बचा है तो क्या, कर्जा जो कि इसे बांटना है बाकी लोगों को। जो फिक्स डिपॉजिट जिन्होंने कराया है, जिनका सेविंग अकाउंट है, अपना पैसा ये लोग सेव करते थे इस बैंक में, जो लोग सेव करते थे, उनका पैसा लौटा दिए बैंक, वही बहुत बड़ी बात है। इस बैंक को कुछ मिलेगा नहीं, ऐसा है। तो इसीलिए प्रायोरिटी हमेशा उधार चुकाने में की की जाती है, दी जाती है, ना कि ओनर को पैसा देने में। तो यहाँ पे प्रायोरिटी क्या है बैंक के केस में, जो एफडी जो लोग कराए हैं, जिनका सेविंग अकाउंट है, उनका पैसा बच जाए, वापस मिल जाए, वही बहुत बड़ी बात है आरबीआई के लिए। और इसीलिए ये मर्जर हो रहा है, और इसीलिए शायद शेयर होल्डर्स को कुछ मिलेगा नहीं। अब मैंने जो बताना था वो बता दिया। अब ये देखिए कि आरबीआई ने क्या लिखा है। अब आप कनेक्ट कर पाओगे कि आरबीआई भी यही बोलना चाह रही जो मैं बोल रहा हूं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, एज पर द ड्राफ्ट स्कीम ऑफ एमलगमेशन ऑफ द लक्ष्मी विलास बैंक विद डीबीएस बैंक इंडिया, द एंटायर अमाउंट ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल विल बी रिटर्न ऑफ। मतलब जो शेयर का कैपिटल है, जो हमारा शेयर का जो वैल्यू है, वो रिटर्न ऑफ हो जाएगा, मतलब वो जीरो हो जाएगा। ऑन एंड फ्रॉम द अपॉइंटेड डेट,
द एंटायर अमाउंट ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल and reserves and surplus, including the balances in the share securities premium account of the transferor bank, shall stand written off. तो देखिए, शेयर का जो कैपिटल है, पेड अप शेयर कैपिटल जिसे कहते हैं, वो जीरो कर दिया जाएगा. रिटर्न ऑफ मतलब जीरो. रिजर्व्स एंड सरप्लस मतलब इसके पहले पुराने सालों में जो भी कमाता था पैसा लक्ष्मी विलास बैंक, वो सारा पैसा कमा के वो जो है रिजर्व्स एंड सरप्लस में रखता था, तो जिसे हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग, वो भी जीरो कर दिया जाएगा. तो मतलब ये दोनों, ये सब पैसा मिला के आप ये देख रहे हैं जो ऊपर जो मैंने दिखाया है, ₹1230 आता है. ये सब मिला के पेड अप शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, बैलेंसेस इन द शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ये सब मिला के ये पैसा होता है 1230 करोड़. तो आरबीआई बोल रहा है कि ये पैसा जीरो कर दिया जाएगा. जीरो किस लिए किया जाएगा, यही सब देखते हुए जो यहाँ पे दिख रहा है आपको. तो इसी वजह से आरबीआई ने ये डिसीजन लिया है. अब अगला क्वेश्चन है, व्हाई आरबीआई सेलेक्टेड डीबीएस बैंक फॉर द मर्जर. ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि और भी कंपनीज हैं जो मर्जर के लिए अप्लाई की थी, जैसे ब्रुकफील्ड ने किया था, एवरस्टोन कैपिटल बैक्ड इंडो स्टार कैपिटल फाइनेंस. लोगों ने बोला है कि कोटक महिंद्रा बैंक ने भी अप्लाई किया था, आयन कैपिटल बैक्ड क्लिक्स कैपिटल ने भी अप्लाई किया था. तो ये चार कंपनियां भी थी जिन्होंने मर्जर के लिए अप्लाई किया था. पहला पॉइंट है, डीबीएस बैंक की बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है. इसके पास जो टोटल रेगुलेटरी कैपिटल है वो है ₹7,109 का. लो लेवल ऑफ बैड लोन्स एंड हेल्दी लेवल्स ऑफ टीयर वन कैपिटल. दूसरा पॉइंट है, सिंगापुर गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट आर्म है उसका नाम है टेमासेक. टेमासेक जो है की शेयर होल्डर है, मेन शेयर होल्डर है इसका डीबीएस बैंक का. और इसके पहले भी टेमासेक ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक में. और वो उसका करंट इन्वेस्टमेंट है इस टाइम पे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में और एनबीएफसी फुलरटन इंडिया क्रेडिट कंपनी में भी. तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको आरबीआई ने बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी है. डीबीएस बैंक इन्फ्यूज करेगा कैपिटल ₹2,500 करोड़ बैंक को हेल्प करने के लिए, बैंक की क्रेडिट ग्रोथ को हेल्प करने के लिए. तो जो मर्ज्ड एंटिटी होगी उसके बाद वो इतना पैसा इन्फ्यूज करेगा. और दूसरी बड़ी बात यह है कि ये पैसा जो होगा ये डीबीएस के जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं वहां से होगा और ये फुल्ली फंडेड वहीं से होगा, कहीं बाहर से इनको मांगना नहीं पड़ेगा. लक्ष्मी विलास बैंक के पास खूब सारे एनआरआई कस्टमर्स हैं, नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस जो बाहर रहते हैं इंडिया के. तो डीबीएस बैंक के लिए इजी हो जाएगा मर्जर के बाद कि उन कस्टमर्स को भी वो सर्विस आसानी से प्रोवाइड कर पाएगा, क्योंकि डीबीएस बैंक की प्रेजेंस पूरे एशिया में है, इसलिए इसको आसानी होगी. और उसके बाद भी जब ये कन्वर्ट हुआ था डोमेस्टिक ऑपरेशंस में, ये डीबीएस बैंक काफी सालों से था, फिर ये होली ओन्ड सब्सिडेरी में कन्वर्ट हुआ और इंडिया में ऑपरेट करने लगा. उसके बाद से डीबीएस बैंक सोच रहा था एक्सपैंड करने को, तो इस मर्जर के बाद डीबीएस बैंक को भी मदद मिलेगी एक्सपेंशन में. डीबीएस बैंक के पास काफी ज्यादा ताकत है कि जो लक्ष्मी विलास बैंक के सेविंग अकाउंट होल्डर्स हैं या फिक्स डिपॉजिट होल्डर्स हैं, उनका पैसा बचा सके और उनको सपोर्ट कर सके. तो इतनी ताकत है इस बैंक में, इतना स्ट्रांग है ये बैंक. और ये डील जो है इस बैंक को हेल्प भी करेगी. ये बैंक जो है एक्सपैंड होना चाहता था साउथ इंडिया में, और लक्ष्मी विलास बैंक का मर्जर इस बैंक को हेल्प करेगा साउथ इंडिया तक पहुंचने में. डीबीएस बैंक इंडिया के लिए कोई स्ट्रेंजर नहीं है, मतलब कोई अजनबी नहीं है, बिकॉज इट हैज बीन प्रेजेंट इन द कंट्री फॉर 26 ईयर्स. लास्ट 26 ईयर्स से ये बैंक प्रेजेंट है इंडिया में और ऑपरेट कर रहा है. लेकिन इन मार्च 2019 टू एक्सपैंड द फ्रेंचाइज एंड बिल्ड greater scale, DBS converted its India operations to a wholly owned subsidiary, DBS Bank India Limited. तो 2019 में ये कन्वर्ट हो गया होली ओन सब्सिडियरी में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था.
और इसका नाम अब हो गया डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड। इट इज नाउ प्रेजेंट इन 24 cities including Delhi, Mumbai, Bangalore, Chennai, Pune, Kolkata, Surat, Salem across 13 states। तो ये थी लक्ष्मी विलास बैंक और डीबीएस बैंक के मर्जर की कुछ डिटेल्स, और आई होप आपको इस वीडियो से आपके मन में जो कुछ इंपॉर्टेंट सवाल घूम रहे थे उनका आंसर आपको मिल सकेगा। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।